नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो वैसे साथी जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था गुप्ता डायनेस्टी के महान शासक जिसे आप समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। तो हमने बताया था आपको कि समुद्रगुप्त पे हम लोग 2 लेक्चर में बात करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था उनके इंस्क्रिप्शन के बारे में और उस दौर में जो लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ यानी साहित्य के क्षेत्र में, साथ ही साथ इंस्क्रिप्शन के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ था, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति को, उसके साथ साथ गया एवं नालंदा से जो प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं उसके बारे में चर्चा हुई थी। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एरन अभिलेख को भी पढ़ा था जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, एरन अभिलेख भानुगुप्त ने भी जारी किया था, लेकिन यहाँ पर जिस एरन अभिलेख के बारे में हमने पढ़ा था उसको जारी करने वाला शासक समुद्रगुप्त था और वह मध्य प्रदेश के इलाके में उसे जारी किया गया था। तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है उस लेक्चर को, तो आप अपने हमारे चैनल के होम पेज पे जाएं और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा समुद्रगुप्त प्रथम करके और लेक्चर नंबर 4 आप लिखेंगे, या फिर आप यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बाय अमृतराज समुद्रगुप्त लेक्चर नंबर 4, तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग समुद्रगुप्त के दूसरे हिस्से पे बात करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलिएगा और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप हेडिंग दे दीजिए समुद्रगुप्त। और आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। आज हम लोग मुख्य तौर पे बात करेंगे उनके इनकारनेशन को लेकर के, उनके राज्यारोहण को लेकर, यानी कि जब वो सिंहासन पर बैठते हैं उस समय के बारे में बातें होंगी कि उसका जिक्र कहाँ किया गया है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे मुख्य तौर पे उनके मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेडिशंस लिख लें आप, यानी कि सैन्य अभियान। समुद्रगुप्त ने जो अपने जीवन में जो भी युद्ध लड़े थे, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि राज्यारोहण की बात की जाए तो आप देखिए राज्यारोहण एवं इनके जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर के हरिसेन जो कि इनका दरबारी कवि रहता है और जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति में 8 श्लोक में लगभग, ठीक है, शुरुआत का जो 8 श्लोक है उसमें राज्यारोहण के बारे में चर्चा की है। ध्यान रखिएगा, डेट उन्होंने फिक्स नहीं किया है। ठीक है, डेट उन्होंने फिक्स नहीं किया है। उसमें से कुछ बातें हैं जिसको आपको लिखनी चाहिए। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए और निश्चित तौर पे आपको लिखना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि आप डिस्क्रिप्टिव मोड में नोट्स बनाकर पढ़िए। कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में 8 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ खंडित अवस्था में है, यानी कुछ खंडित अवस्था में चले गए, यानी कि वह अब बर्बाद होने के कगार पे हैं, यानी कि वह मिटने के कगार पे हैं। उसके अलावा चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण सुरक्षित है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के चौथे नंबर श्लोक की बात की जाए, चौथे नंबर में जो उपदेश दिया गया है वहाँ पर यह बात बताई गई है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जिंदा रहते हुए समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को के उत्तराधिकारी के बारे में, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बनते हैं, तो इसका प्रमाणिक यानी कि इसका प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। और श्लोक की संख्या पूछी जाए तो वह शुरुआत के 8 श्लोक में इसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए, अब होता क्या है कि जब चंद्रगुप्त प्रथम पहले महान शासक हैं, आपको पता होगा कि गुप्त वंश के पहले महान शासक के तौर पे चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के जब लास्ट दौर में हम लोग आते हैं तो उस समय एक सभा का आयोजन किया जाता है। किस लिए सभा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि आगे कौन उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, तो उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक सभासद का आयोजन किया जाता है और जैसे ही सभा का आयोजन किया जाता है तो सभा के सभी मेंबर
यानी जितने भी सभासद रहते हैं वह सभी मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि समुद्रगुप्त के अंदर वह तमाम सारे गुण हैं जो एक शासक के अंतर्गत, एक शासक के अंदर होनी चाहिए। और देखिए वह क्या कहते हैं। सभासद जो था यानी सभा के जो मेंबर थे वह कहते हैं कि समुद्रगुप्त के गुणों पे इतना अधिक मुग्ध था कि भरी सभा में उसने उसे गले से लगाते हुए यह घोषणा की, आर्य, आर्य का मतलब आप समझ रहे हैं, वैदिक काल वाले लेक्चर को देखा होगा आपने, तो वहां पे हमने बताया था कि आर्य शाब्दिक अर्थ इसका होता है श्रेष्ठ, यानी कहा जा रहा है कि आर्य तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो। अब यह सारी चीज़ें यदि आपको प्रमाण चाहिए तो आप किसी श्रीवास्तव की किताब पढ़िए। उसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में दरअसल हरिसेन ने यह इन बातों का हूबहू जिक्र किया है, वहीं से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रशस्तिकार आगे लिखा है कि जहाँ तक इस घोषणा से चंद्रगुप्त के दरबारी प्रसन्न हुए और वहीं अन्य राजकुमार दुखी हो गए। यानी कि समुद्रगुप्त से पहले जो छोटे छोटे राजकुमार थे, यानी जो कुमारा मात्य का जो सिस्टम था, जो छोटे छोटे प्रांतों में जिनको शासक बनाया जाता था, वह सारे के सारे नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि चंद्रगुप्त प्रथम या फिर जो सभा जो कि उत्तराधिकारी चुनने के लिए बुलाया गया था, वह सारे के सारे सभा उन्हें राजकुमार नियुक्त करेंगे। लेकिन सारा का सारा खेल पलट गया और सभासद ने निर्णय लिया कि समुद्रगुप्त को आगे गुप्त वंश का सिंहासन सौंपा जाए। तो देखिए राज्यारोहण के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने बहुत विस्तार से बातें की है। यदि आप गुप्त काल पे यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे आप रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तब आपको डिटेल में पढ़ना है, तो बहुत सारी किताबें हैं जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप उसके लिए और कौन कौन सी किताबें आपको प्रेफर करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में, मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में, यानी सैन्य अभियान आप लिख लें, सैनिक उपलब्धि। हमने आपको बताया था कि जब हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, उसके साथ साथ उसका संधि विग्रहिक एक अधिकारी होता था जो कि वार एवं पीस, युद्ध एवं संधि का देखभाल करता था। यानी कहीं पर भी युद्ध होता था, उसके बाद संधि होता था, तो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप होते थे उसका निवारण संधि विग्रहिक नामक अधिकारी करता था। तो हरिसेन उस समय का समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, उसके साथ साथ उसका संधि विग्रहिक भी है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त के तमाम मिलिट्री अचीवमेंट्स को जिक्र किया है। 5 चरण में उन्होंने बांट करके इसको बताया है। तो वह पहले नंबर पे दें, पहला जो समुद्रगुप्त का लड़ाई होता है वह आर्यावर्त का प्रथम युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। अब प्रथम युद्ध क्यों? क्योंकि एक युद्ध और होगा आर्यावर्त का, और आर्यावर्त का इलाका जो है, आर्यावर्त का हिस्सा किसे कहा जाता है? यदि एक बार आप उसे लिखना चाहें तो आप उसे लिख सकते हैं। बताया जाता है कि जो उत्तर भारत का जो हिस्सा है, उत्तर भारत का हिस्सा कहाँ से? हिमालय के पहाड़ से लेकर के आप विंध्य पर्वत तक चले आते हैं, तो उस बीच का जो इलाका है, नॉर्थ इंडिया का इलाका, उसी को आर्यावर्त कहा गया है। कौन कह रहा है? हरिसेन कह रहा है अपनी प्रयाग प्रशस्ति में। ऐसे पूरे भारत को आर्यावर्त कहा गया है, भारत के सिनोनिम्स के रूप में, यानी भारत के एक अन्य नाम के तौर पे आर्यावर्त को भी काउंट किया जाता है। लेकिन हम लोग पार्टिकुलर पढ़ रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति एवं समुद्रगुप्त के बारे में, तो यहाँ पर जो हरिसेन जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए, इसमें बताया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के 13वीं एवं 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का इलाका है, ध्यान रखिएगा। अब नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से इलाका आएंगे? पंजाब का हिस्सा आएगा, राजस्थान का इलाका आएगा, उसके साथ साथ आप उत्तर प्रदेश का भी इलाका ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर का इलाका है। यह तमाम सारे जो क्षेत्र हैं वह सभी के सभी नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत आ रहे हैं। तो वहीं पर इनका पहला लड़ाई होता है। तो वहाँ पे 3 शासक हैं जो शासन कर रहे हैं। पहले का नाम है अच्युत, दूसरे का नाम है नागसेन और तीसरे का नाम है कोतकुलज। ठीक है, कोतकुलज। तो पहले शासक के बारे में लिखे, अच्युत कौन था? अच्युत उस समय अहिछत्र में शासन कर रहा था। ठीक है, अहिछत्र इसका प्राचीन नाम है। वर्तमान में बात की जाए तो यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का बरेली जिला का हिस्सा अहिछत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह इसके बारे में बताया जाता है कि अच्युत दरअसल नाग वंश का राजा था। ठीक है, यानी नाग वंश को मानने वाला था। उसके अलावा और लिख सकते हैं कि बरेली में एक जगह है जिसका नाम है रामनगर,
वह पार्टिकुलर उस प्लेस को ही उस दौर में अहिछत्र कहा जाता था और वहाँ से कई तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं और उन सिक्कों पर अच्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अ आधा च और यू, अच्यू देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, इसको आप लिख लें। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि जब समुद्रगुप्त ने आर्यभट्ट का प्रथम युद्ध किया तो उस समय उन्होंने अच्युत को हराया था, तो अच्युत कहाँ पर शासन कर रहा था, किस वंश का मानने वाला था, और उसके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण है। यह इस 3-4 तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप हर एक सवाल को बनाने की स्थिति में खुद को तैयार कीजिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं दूसरे शासक की, तो दूसरे का नाम है नागसेन। नाम से ही पता चल रहा है कि यह दरअसल नाग वंश का मानने वाला था। ठीक है, और देखिए यह दरअसल पद्मावती एक जगह का नाम है, वह ग्वालियर मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वहां पर यह शासन कर रहा था। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोतकुलज एक तीसरा शासक है, और कोतकुलज दरअसल कोत वंश का था, और इसका जो इलाका है वह दिल्ली एवं ईस्टर्न पंजाब का इलाका, पूर्वी पंजाब का इलाका, वहाँ पर यह शासन कर रहा था। और बताया जा रहा है कि यह बताया गया है कि जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में, कहाँ, पाटलिपुत्र मगध का हिस्सा में खुशियाँ मना रहा था, उसकी सेना ने उसे बंदी बना लिया। यानी कि समुद्रगुप्त एक तरफ पाटलिपुत्र में सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने राज्यारोहण को, और दूसरी तरफ दिल्ली में जो समुद्रगुप्त की सेना है उन्होंने कोतकुलज को बंदी बना लिया, यानी कोतकुलज के इलाके पर कब्जा कर लिया। क्लियर है? चलिए, तो यह तो इनका प्रथम युद्ध था। अब आते हैं हम लोग दूसरे एक्सपेडिशन के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पे है दक्षिणापथ का युद्ध। ठीक है, दक्षिणापथ का इलाका कहाँ कहाँ का है, तो विंध्य पर्वत से लेकर के, देखिए दक्षिणापथ से तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच का जो इलाका है उस सभी को दक्षिणापथ बोला गया है। अब आप पहली बार आपने मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था दक्षिणापथ में कलिंग को भी, स्पेशली अशोक जब आते हैं तो उन्होंने एक अगले पथ की तरफ आक्रमण करते हैं जिसको कलिंग बोला जाता है, और उससे पहले मौर्यन साम्राज्य का विस्तार कलिंग तक नहीं होता है, इसीलिए एक नया पथ आता है जिसको दक्षिणापथ बोला जाता है। यहाँ पर दक्षिणापथ का मतलब है विंध्य प्रदेश से लेकर कृष्णा एवं तुंगभद्रा के इलाका, तुंगभद्रा नदी के बीच का इलाका। चलो उसके बाद देखते हैं, लेकिन आगे बात करें, यदि मान लीजिए कि कृष्णा के बाद का जो इलाका है साउथ ईस्ट नहीं, माफ करना, एक्सट्रीम साउथ का जो इलाका है वह इसमें नहीं आता है दक्षिणापथ में। ठीक है, और इसमें बताया जाता है कि इसमें दक्षिण के 12 राजाओं को उन्होंने हराया था। ठीक है, साउथ इंडिया के 12 राजाओं को हराया था। अब कौन कौन से राजा थे एक बार आप नाम लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, स्पेस कम था इस वजह से। नाम लिखिए, कौशल का राजा महेंद्र, उसके साथ साथ महाकांतार का राजा व्याघ्रराज, उसके बाद कोराल का राजा मंटराज, पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोट्टूर का राजा स्वामी दत्त, एरंडपल का राजा एरंडपल का राजा दमन, उसके बाद कांची का राजा विष्णुगोप पल्लव वंश का शासक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अवमुक्त का राजा नीलराज, अवमुक्त भी साउथ इंडिया का एक इलाका है। उसके साथ वेंगी का राजा हस्तिवर्मा, वेंगी कौन, वेंगी के चालुक्य। उसके बाद पालक, ठीक है, पा ल और आधा क और पूरा का, पालक का राजा जो है उग्रसेन है, और देव राष्ट्र का राजा कुबेर, ठीक है, कुबेर, और उसके साथ साथ कुस्थलपुर का राजा धनंजय। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो फिर इसको हम लोग खत्म करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा जो इन्होंने आक्रमण किया है वह किया है आर्यभट्ट का द्वितीय युद्ध बोला गया। अब देखिए, जब आर्यभट्ट का प्रथम युद्ध लड़कर जीत करके इन्होंने अपने व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट किया एज ए रूरल के तौर पे, तो आगे जब समुद्रगुप्त निकलता है तो फिर से यहाँ पर विद्रोह छिड़ जाता है, और विद्रोह छिड़ने के बाद फिर यहाँ पर जो पहले से जो वंश शासन कर रहा था वह फिर से शासन कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो एक बार फिर से आर्यभट्ट पे आक्रमण करते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है, और वहाँ पर 9 राजाओं को हराते हैं। ठीक है, 9 राजाओं को, इसीलिए इसको नागवंशी राजा भी बोला गया है। अब ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में जो इन्होंने युद्ध लड़ा है, आर्यभट्ट के युद्ध को जो इन्होंने जीता है, उसके लिए जो पद्धति अपनाया था उसको बोला गया है, उस पद्धति को प्रभोष उद्धरण,
प्रभोष उद्धरण, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। जैसे साउथ इंडिया वाले हिस्से को जीतने के लिए इन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, उसी तरह से नॉर्थ इंडिया वाले इलाके को जीतने के लिए इन्होंने प्रभोष उद्धरण नामक नीति का प्रतिपादन किया था, उस नीति का पालन किया था। तो आर्यभट्ट का द्वितीय युद्ध में कौन कौन 9 राजा थे, इसका नाम आप लिख लीजिए। नाम के बारे में बात की जाए तो पहला नाम है रुद्रदेव, दूसरे का नाम है मतिल, तीसरे का नाम है नागदत्त, चौथे का नाम है चंद्रब्रमा, और पांचवें पे है गणपति नाग, छठे पे है नागसेन, और 7वें नंबर पर है अच्युत। ठीक है, अच्युत कौन, यहाँ पर जिसको हराया था, तो चूंकि यहाँ पर फिर से रिवोल्ट हुआ तो फिर से वहीं पर आक्रमण करता है, तो अच्युत को एक बार फिर से हराता है। उसके बाद नंदी है और उसके बाद बलबर्मा। ठीक है, रुद्रदेव के बारे में बताया जाता है कि यह कौशाम्बी का राजा था। ठीक है, यदि आपको लिखना हो तो रुद्रदेव के बारे में लिख लीजिए, कौशाम्बी का राजा था। बुलंदशहर का राजा मतिल था। ठीक है, मतिल। चंद्रवर्मा जो है वह पश्चिम बंगाल के एक छोटे से टुकड़े का शासक रहा है। और एक और बात की जाए जैसे मथुरा और पद्मावती के बारे में, तो वहाँ पर गणपति नाग एवं नागसेन जो कि 2 अन्य राजा हैं वह वहाँ पर शासन कर रहे थे। और अच्युत के बारे में हमने बताया था अहिक्षत्र, जो कि आज का उत्तर प्रदेश का बरेली रामनगर का इलाका। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग अगले मिलिट्री एक्सपेडिशन के बारे में देखते हैं। इसको मिटा लिया जाए। अब देखिए चौथे नंबर पे बात की जाए तो चौथे नंबर पे जो इन्होंने आक्रमण किया है वह है आटविक जनजाति। ठीक है, आटविक जनजाति के बारे में हमने आपको बताया था कि सबसे पहली बार इतिहास में आटविक जनजाति का जिक्र अशोक के समय में होता है। आपको पता होगा कि अशोक ने जब अभिलेख जारी करवाया था तो अशोक अपने धम्म नीति का प्रतिपादन करने के बाद अपने अभिलेख में यह राज्यादेश जारी करते हैं कि आटविक जनजाति यदि हमारे धर्म का पालन नहीं करेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, तो आटविक जनजातियों ने अशोक को भी परेशान किया था। ध्यान रखिएगा, सभी को परेशान करेंगे। वन्य जाति है, जंगल में रहने वाली। ठीक है, यह दरअसल हरिसेन अपने प्रयाग प्रशस्ति के 21वें लाइन में, ठीक है, 21वें लाइन में आटविक जनजाति के साथ युद्ध के बारे में जिक्र करता है। ठीक है, केवें लाइन में, प्रयाग प्रशस्ति के 21वें लाइन में। देखिए, आपसे इतना डिटेल में तो सवाल मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाता है तब आप ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़िएगा नहीं, बिल्कुल पूरा सीरियसली पढ़िए। और इसको याद करना हो तो याद कर लीजिए। मैं तो बोलता हूँ याद मत कीजिए, 1 बार 2 बार लेक्चर को देखिए, आपको खुद ब खुद चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 21वीं लाइन में दरअसल इसका जिक्र किया गया है हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में। आटविक जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर के इलाके में, ठीक है, कहाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर के इलाके में लोग शासन कर रहे थे। उसके बाद देखिए फ्लिट महोदय, फ्लिट जो हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन जिला, गाजीपुर, गाजीपुर यूपी का इलाका, और यहाँ से लेकर के यदि जबलपुर बात की जाए तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का जो इलाका है, मध्य प्रदेश में जबलपुर का इलाका है ना, इसके बीच में आटविक जनजाति निवास कर रही थी। अब ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा फ्लिट कहते हैं। ठीक है, आप देखोगे फ्लिट का नाम मैं बार बार लेता हूँ। फ्लिट बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं और इन्होंने एंशिएंट इंडिया पे बहुत ही शानदार काम किया है, तो कभी मौका मिले तो आप फ्लिट को पढ़िए। उसके बाद देखिए आगे चल करके फिर आटविक जनजाति को हरा दिया जाता है और फिर वहां पर कब्जा कर लेता है समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त का साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे देखो तो कैसा होता चला जा रहा है। नॉर्थ इंडिया का इलाका उन्होंने जीत लिया, मध्य प्रदेश तक पहुंचे गए, इधर यूपी का इलाका भी उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग, यदि आगे देखते हैं तो देखते हैं हम लोग अगला जो आक्रमण है वह नॉर्थ एवं नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में वह आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पर वह 2 फेज में आक्रमण करते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर बहुत सारे शासक शासन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लगभग 2 बार में यानी कि 2 एस्पेक्ट में यहाँ पर आक्रमण होता है।
पहले पे बात की जाए तो पहली बार वह 5 राजाओं को हराते हैं। ठीक है, और 5 राजाओं का नाम लिख लीजिए आप, कौन कौन है। 5 राजाओं का नाम है, एक का नाम है समतट, डबाक, कामरूप, कर्तिपुर और नेपाल। यह देखिए असम, मणिपुर, मिजोरम और नेपाल का इलाका है, उसी को यहाँ पर बोला गया नॉर्थ एवं नॉर्थ ईस्ट के इलाके, यहाँ पर वह आक्रमण करते हैं। इसको प्रत्यंत भी बोला गया, एक शब्द और बोला गया है प्रत्यंत। प्रत्यंत का अर्थ होता है साथियों बॉर्डर का इलाका, जो सीमावर्ती इलाका होता है इसी को हिंदी में प्रत्यंत बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ खास नहीं, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। चलिए अब देखिए, आपने यहाँ देख लिया समतट वगैरह जो 5 राजा थे इनको हराया। उसके बाद इन्होंने सेकंड फेज में 9 राजाओं को हराए। ठीक है, 9 गणराज्य को इन्होंने हराया। तो कौन कौन गणराज्य थे एक बार उसका भी आप नाम नोट कर लीजिए। एक है मालव, दूसरा अर्जुनायन, तीसरा है यौधे, चौथा है मद्रक, पांचवा है आभीर, छठे नंबर पे है प्रार्जुन, उसके बाद सनकानिक, छठ और काक है और खरपटिक। यानी 9 गणराज्य और 5 राज्य को हराते हैं नॉर्थ एवं नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। यहाँ तक स्पष्ट है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलो, इसमें से कुछ और पॉइंट यदि लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे पूर्वी बंगाल का इलाका भी इन्होंने यहाँ पर जीता था। असम का एक नौगांव जिला है, ठीक है, जिले का नाम लिख लिए नौगांव जिला, उसी को डबाक बोला गया है। उसके साथ साथ कर्तिपुर का जो इलाका है उसको बारे में बोला जाता है करतारपुर, जो आज जानते हैं जालंधर का इलाका। ठीक है, जालंधर का इलाका है। और कुछ लोग कहते हैं कुमायूं गढ़वाल का इलाका है। ठीक है, रुहेलखंड का। और नेपाल जो कि आज का नेपाल है, इसको आप समझ रहे हैं, डबाक वहाँ का इलाका है, कहाँ का, असम का इलाका है। कामरूप भी असम का इलाका है। ठीक है, चलो, और समतट के बारे में बात की जाए तो समतट कहाँ का इलाका है, समतट है बंगाल का इलाका, पश्चिम बंगाल का इलाका। चलिए, अब यह 9 गणराज्य के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। आगे हम लोग बात करते हैं विदेशी शक्तियों के बारे में, यानी आगे इन्होंने कुछ फॉरेन शक्तियां जो थी यहाँ पर पहले से, उसको इन्होंने हराया था। उसमें से इसका जो जिक्र किया गया है वह प्रयाग प्रशस्ति के 23 एवं 24, 23वें एवं 24वें लाइन में, 24वें पंक्ति में इसका जिक्र किया गया है कि समुद्रगुप्त ने भारत में रह रहे पहले से जो विदेशी रह रहे थे, जैसे शक थे, मुरुंड थे, पल्लव थे, इन तमाम के साथ यह लड़ाई करते हैं और उनको भी युद्ध में हराते हैं। अब देखिए, उसमें से एक चूंकि हराते हैं, उसके बाद वहां पर क्वाइंस जारी होता है, तो क्वाइंस से पता चलता है कि वो लोग कुषाण थे। क्यों? क्योंकि कुषाणों के सिक्के पे लिखा होता था दैवपुत्र शाणानुसाही, दैवपुत्र शाणानुसाही। और दरअसल जब यह समुद्रगुप्त यहाँ पर आक्रमण करता है तो वहाँ पर जो सिक्के प्राप्त होते हैं उस सिक्कों पे इसका जिक्र है, और इसके आधार पे हिस्टोरियन ने निर्णय लिया है कि वो लोग दरअसल कुषाण वंश के मानने वाले थे। ठीक है, चलो अब देखिए, समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण शासक था, उसका नाम था केदार या कीदार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे पूछेगा आपसे। ठीक है, कीदार या केदार, यह समुद्रगुप्त का समकालीन है और कुषाण वंश का है। एकदम लिख लीजिए स्टार मार्कर। ठीक है, और यह जो इस समय शासन कर रहा है वह पेशावर वाले इलाके पर शासन कर रहा है। तो एक तो इसे हराता है, उसके साथ साथ इसका जो शक वंश का जो समकालीन शासक है उसका नाम है रुद्रसेन थर्ड। और इसका जो रुद्रसेन थर्ड का यदि टाइम फ्रेम देखेंगे, टाइम फेज की बात की जाए तो 348 एडी से लेकर 378 एडी के बीच में शासन करता है। तो इसे भी हराता है कौन? समुद्रगुप्त। उसके साथ साथ मुरुंड के बारे में बोला गया है कि यह पश्चिम बंगाल के हिस्से में शासन कर रहे थे। चीनी स्रोतों में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है और जो चाइनीज सोर्सेज हैं उसमें इसके लिए बंग शब्द इस्तेमाल किया, और बंग का अर्थ है बंगाल, इसलिए इसको ईस्टर्न इंडिया वाले इलाके में रखा गया है। कुछ शासक इसे कुछ शासक नहीं, कुछ हिस्टोरियन इसे शक मुरुंड भी कहते हैं। हालांकि शक मुरुंड कहने वाली जो बात है बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, लेकिन यह मान्यमत नहीं है। इसलिए आप नोट्स में लिखिए और ध्यान रखिएगा, वो भी लिखिएगा कि यह मान्यमत नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक और विदेशी शक्ति को हराते हैं, उसका नाम है सिन्हल द्वीप का इलाका, जो कि आज के श्रीलंका का इलाका। ठीक है, आज श्रीलंका। उस समय जो वहाँ पर शासक है उसका नाम है मेघवर्ण। ठीक है, मेघवर्ण को वह हराते हैं।
ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आरसी मजूमदार, ठीक है, आरसी मजूमदार नाम के एक हिस्टोरियन हुए हैं, पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। उन्होंने एंशिएंट इंडिया पे बहुत शानदार काम किया है। वह कहते हैं कि उत्तर पश्चिम के इलाके में यानी नॉर्थ वेस्ट के इलाके में गंग वंश शासन कर रहा था और गंग वंश को भी समुद्रगुप्त ने हराया था। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा आरसी मजूमदार का कहना है। तो आप स्टार मार्कर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद शक के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो शक का इलाका कहाँ पर है? शक का इलाका है मालवा का इलाका, गुजरात का इलाका, काठियावाड़ का इलाका। इसलिए इलाका को लेकर के, एरिया को लेकर के आप कंफ्यूज मत होना। चलो, उसके बाद एक टर्म और लिखिए जो यहाँ पर हम लोग बोले कि मुरुंड कहा गया है, उसको चीनी स्रोत में मेउलिन कहा गया है, मेउलिन। ठीक है, और इसमें कुछ और खास बातें नहीं है। अच्छा, चलो, सिन्हल के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं इनका जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस था, इतना ही था। इसमें तमाम सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया, इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, यदि गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो हम लोग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो हम लोग पढ़ेंगे ही। आगे चल करके हम लोग गुप्त काल का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेंट्रल लेवल पे अलग होगा, विलेज के लेवल पे अलग होगा, स्टेट लेवल पे अलग होगा, प्रोविंस के लेवल पे अलग होगा, परगना के लेवल पे अलग होगा। यानी इन सारे चीज़ों को हम लोग बाद में तो पढ़ेंगे ही। जब हम लोग गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि समुद्रगुप्त के समय में मुख्य तौर पे प्रशासन में 4 अधिकारी थे। ठीक है, 4 अधिकारी थे। उन 4 अधिकारियों का आप नाम लिख लीजिए और उनका काम क्या था उसको भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, एरिया तो आपने जान गया। समुद्रगुप्त का इलाका कहाँ है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक का हिस्सा। कृष्णा एवं तुंगभद्रा का भी इलाका इन्होंने जीता था, जिसको हम लोगों ने दक्षिणापथ के युद्ध के नाम से जाना था। उसके बाद देखिए, बंगाल का हिस्सा है। पूरब में यदि बात की जाए तो बंगाल का हिस्सा को इन्होंने जीता, और पश्चिम में बात की जाए तो ईस्टर्न मालवा का हिस्सा, यानी पश्चिम में कौन शासन कर रहे थे? शक, जो कि मालवा का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, काठियावाड़ का हिस्सा, महाराष्ट्र के हिस्से में वो लोग शासन कर रहे थे। तो समुद्रगुप्त के यदि साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो आप देखिए, इनका अंपायर बहुत ही बड़ा अंपायर है। ठीक है, बहुत ही बड़ा अंपायर है। इसीलिए आगे चल करके स्मिथ नामक एक हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है। आपने बहुत इसको पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको याद भी होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि देखिए, नेपोलियन के पास जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थे वह बहुत ज़्यादा था, उसके साथ साथ इनके पास नौसैनिक व्यवस्था भी थी। तो अब देखिए, कृष्णा एवं तुंगभद्रा के इलाके में तथा पश्चिम बंगाल के इलाके में समुद्रगुप्त ने कई युद्ध जीते थे। इसीलिए स्मिथ ने इनको कंपेयर करके भारत का नेपोलियन नामक उपलब्धि यानी कि उपाधि दिया था। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो B.A. स्मिथ ने कहा था। अब तक आप यह जान रहे थे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था वह आप नहीं जानते थे, जानते भी होंगे। अब बात करते हैं कि 4 अधिकारी कौन कौन थे। 4 अधिकारी में पहले का नाम है संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक जो हैं वह वार एवं ट्रीटी यानी युद्ध एवं संधि का देखभाल करते थे। यानी कहीं पर भी युद्ध होता था या युद्ध होने वाला रहता था या फिर युद्ध के बाद जो संधि होती थी, उन तमाम चीज़ों का, ठीक है, निवारण कौन करते थे? संधि विग्रहिक नामक अधिकारी। और समुद्रगुप्त के समय संधि विग्रहिक के पोस्ट पर कौन बैठा था? इसका दोस्त, इसका होस्ट और इसका प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिशेन, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। उसके बाद देखिए, दूसरे अधिकारी हैं जिनका नाम है खाद्य पटिक। नाम से पता चल रहा है, खाद्य का मतलब खाने वाला, मतलब खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ। और यह दरअसल यह जो अधिकारी था वह रॉयल किचन जो होता था,
जहां पर राजा के लिए, सम्राट के लिए खाना बनकर तैयार होता था। उस किचन का हेड होता था खाद्य पटिक। पोस्ट का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। तीसरे नंबर पर देखिए कुमार मात्य हैं। तो कुमार मात्य जो जिले टाइप से जो उस समय इलाके थे, मान लीजिए कि आज जैसे हम लोग देखते हैं कि एक आईएएस एक जिले का हेड होता है, प्रशासनिक चीफ, उसी तरह से एक जिले का इलाका आप एरिया ले लीजिए। तो उस दौर में जो आईएएस के पोस्ट पे बैठ रहा था उसका नाम था कुमार मात्य। और यह सिस्टम दरअसल मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टम लिया गया है। उस समय एग्रोनोमई और एस्ट्रोनोमई बोला जाता था, इस समय कुमार मात्य बोला जा रहा है। चलिए यहाँ तक स्पष्ट है। तो आगे देखते हैं। चौथे नंबर और लास्ट अधिकारी हैं जिनका नाम है महादंडनायक, और यह दरअसल पुलिस विभाग का, ठीक है, पुलिस विभाग का, दंड विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, सबसे हेड अधिकारी, सबसे चीफ ऑफिसर होता था महादंडनायक। इसका काम था कि कोई भी चोर या फिर किसी तरीके का कोई भी अपराधी पकड़ा जाता था तो उसे दंड देने की प्रक्रिया महादंडनायक नामक अधिकारी करता था। स्पष्ट है। और स्मिथ वाली बात हमने आपको बता दी, इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा। उसके साथ साथ प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताया गया है, उसको आपको लिखना चाहिए। क्या बताया गया है? बताया गया है कि समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान था, बहुत स्फूर्तिवान था, युद्ध बहुत करता था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, म्यूजिक लवर था। उसके साथ साथ और एक दो बातें हैं जिसको आप लिख लो, और वह बात दरअसल यह है कि बताया जाता है कि समुद्रगुप्त धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। और यहाँ तक कह दिया गया हरिसेन के द्वारा कि विश्व का ऐसा कोई भी गुण नहीं है, यानी विश्व का ऐसा कोई भी मेरिट नहीं है जो समुद्रगुप्त के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप सोचिए, एक तरीके से आप प्रशस्ति के बारे में पढ़ोगे और दूसरी तरफ आप इतिहास में रिसर्च करोगे, तो रिसर्च एथिक्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें पढ़ना होता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे सिखाया जाता है कि आप कोई भी पेपर, कोई भी हिस्ट्री लिखें तो आप उसमें बायस्ड नहीं हो, प्रेजुडाइज होकर मत लिखिए, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मत लिखिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हरिसेन इस तरह से बातें करते हैं जैसे लगता है कि वह पूरी तरीके से प्रेजुडाइज्ड हैं। ठीक है, चलिए यह तो हमारा अपना ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इस पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा लोगों के साथ, और नए नए लोगों को हमसे जोड़िए। प्लीज़ उनको वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए। और अभी कोरोना का दौर है, इसीलिए थोड़ा बाहर नहीं निकले और ऑनलाइन पढ़ाई करें और एंजॉय करके पढ़ें और अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।